नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे फिर मध्य प्रदेश के आईएएस के बारे में। दरअसल आज से मध्य प्रदेश में आईएएस मीट शुरू हुई है, यानी पूरे प्रदेश के आईएएस अधिकारी इकट्ठे होते हैं और सब परिवार वो 3 दिन का उत्सव मनाते हैं। लेकिन इस बीच में हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो एक अजाक्स के अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का एक बयान, जिसने मध्य प्रदेश की सामाजिक स्थिति में थोड़ी सी खलबली पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की बेटियों का हाथ अगर उनके बेटों को मिल जाए तो फिर आरक्षण खत्म करने की बात हो सकती है। यहाँ तक उन्होंने जब कहा तो फिर सामाजिक और राजनीतिक तूफान आया। उसके बाद दूसरी एक आईएएस अधिकारी हैं, वो भी इसी वर्ष से आती है, मीनाक्षी सिंह, लेकिन उनका बयान बहुत ही संतुलित और सामाजिक समरसता का है। तो आईएएस अधिकारियों के दो चेहरे, एक आईएएस अधिकारी नाम संतोष वर्मा लेकिन फैरादिया संतोष, एक मीनाक्षी सिंह, और उन्होंने जो बात की आपको सुनवाते हैं। उनकी बात से हर किसी को लगता है कि बहुत ही वाजिब और जो बात की संतुलन की बात की, और ऐसे ही अधिकारी को होना चाहिए, ना कि ऐसे अधिकारी जो समाज के भीतर तनाव पैदा करे और नफरत की बात आए या मतभेद की बात आए। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं मीनाक्षी सिंह ने क्या कहा, और फिर मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय भी कराऊंगा। अजाक्स को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा, और समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली दूरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समाज की, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। सवर्ण समाज को सरनेम देख देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। हम लोग अपने लोगों को ढूंढें और अपने लोगों को मदद करें। मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अजाक्स को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा, और समाज को जोड़ने। तो इसमें कुल मिलाकर अजाक्स को समाज तक जाना होगा, और समाज तक जाने के बाद नई पीढ़ी को बताना होगा कि क्या स्थिति है, ना कि हमें ब्राह्मण की बेटी का जब तक हाथ नहीं मिलेगा तब तक बहू नहीं बनेगी, जब तक हमारे बेटों से उनके संबंध नहीं हुए तब तक आरक्षण चले। ये जो बात है ये कहीं ना कहीं तनाव फैलाने वाली है। इसी पर हम कह सकते हैं कि एक बयान संतोष वर्मा का जिसने अशांति पैदा की, और एक बयान ऐसा जिसने पूरे गर्मी और तनाव के माहौल को एक तरह से शीतलता प्रदान की। मीनाक्षी सिंह सामाजिक समरसता के लिए सभी उनके आभारी भी रहेंगे, और ख़ास तौर से आईएएस अधिकारी जो समाज या प्रशासनिक अफसरों में सबसे ऊपर का दर्जा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो भी मीनाक्षी सिंह जैसी अधिकारियों से एक तरह से सबक लेंगे। तो चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत सिंह तोमर जी। जयंत जी, आपका बहुत स्वागत है। जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी और प्रोफेसर डॉक्टर राहुल रंजन जी। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ और कनिष्ठ पत्रकारों के बीच में कड़ी बनने वाले हमारे पत्रकार साथी श्री गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इस बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आपके साथ गौरव जी करना चाहते हैं कि ये जो सारा मसला है, तनाव पैदा करने की एक बात ऐसी होती है जिससे तनाव खत्म होता है, और एक बात ऐसी होती है जिससे तनाव बढ़ जाता है। बात जुबान से निकलती है और वही झगड़े कराती है और वही शांति। लोग कहते हैं ना, एक जुबान ऐसी होती है जो आपको हार पहनाती है, और उसी जुबान से निकला हुआ शब्द आपको जूते भी पड़वाती है। तो उसके इस्तेमाल की ज़रूरत है, और मीनाक्षी ने ये बताया कि इसका किस तरह से हम समाज के हित में उपयोग कर सकते हैं। आपकी राय? मीनाक्षी जी ने जो कहा है वो अपनी जगह सामाजिक दृष्टिकोण से, जातिगत दृष्टिकोण से उचित हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम इसे उचित नहीं मान सकते, क्योंकि एक पूरे मध्य प्रदेश आपकी आवाज कम आ रही गौरव जी। हम पूरे भारत। हेलो, हाँ जी जी, बोलिए। मीनाक्षी सिंह ने जो कहा है वो भले ही सामाजिक या जातिगत दृष्टिकोण से उचित हो, लेकिन अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ये अनुचित बयान माना जाएगा, चाहे संतोष वर्मा का बयान हो चाहे मीनाक्षी सिंह का बयान हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसे इस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए
कि जब पूरे देश का वातावरण, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या हम भारत की बात करें, जातिगत राजनीति में बढ़ गया है, जातिगत तौर पर समर्थन किया जा रहा है। आप स्वयं देख रहे होंगे अर्जुन सिंह जी के जमाने से या दिग्विजय सिंह जी के जमाने से किस तरीके से क्षत्रिय जाति के लोगों को या ठाकुरों को किस तरीके से प्रश्रय दिया जाता था, उन अधिकारियों की गलतियों को छुपाया जाता था, दबाया जाता था, या सवर्ण जातियों के साथ भी जो घटनाएं होती थी वो सामने आती थी, जातिगत हो जाता था। अब हम बात करें वर्तमान दौर में, तो जातिगत आधार पर आरक्षित सीटों पर जब भी टिकट जब दिए जाते हैं तो उपजातियों के वोटों का गणित देखा जाता है कि भिंड में अगर किसी को टिकट देना तो वो जाटव समाज का होगा तो उसे टिकट देना है, इंदौर रीजन में अगर टिकट देना है तो वो बलाई समाज का होगा तो उसे टिकट देना है। ये आरक्षित सीटें हैं। हम आदिवासी सीटों पर भी बात करें तो इसी तरीके की चीजें सामने आ रही कि बारेला होगा तो बारेला को हम टिकट देंगे, बारेला की वोटर ज्यादा है। तो जब पूरे सिस्टम में जाति का गणित जहर घोल चुका है, ऐसी परिस्थिति में मीनाक्षी का बयान जातिगत तौर पर तो सही होगा, सामाजिक तौर पर सही होगा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर प्रशासनिक दृष्टि से इसे उचित नहीं माना जा सकता। भले उसकी भाषा सॉफ्ट रखी गई हो या भले उसकी भाषा आक्रामक रही हो, तो इसे उचित तो नहीं माना जा सकता। नहीं, लेकिन इसमें अनुचित क्या है, अगले दौर की बातचीत में मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि इसमें अनुचित क्या लगा, ताकि हम उस पर भी बातचीत करें। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर उसमें जोड़ूंगा कि आपने जिक्र किया दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का, कि उनके समय क्षत्रिय और सवर्ण के जो जाति के जो अधिकारी होते थे उनको संरक्षण या बचाया जाता था। मुझे लगता है कि उनके सेक्रेटरीट में सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारी हुआ करते थे। संरक्षण की बात में इक्का दुक्का में तो लोग कोई भी कर सकता है। जो आरक्षित वर्ग के मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो भी सवर्ण वर्ग के लोगों को आरक्षण या मदद करते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मुझे ऐसा कम लगता जो आपने जिक्र किया। अगले दौर की बातचीत में इस पर भी आपसे ज़रूर राय जानना चाहूँगा। राहुल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ये जो सारा मामला है भाषा को लेकर है, आप एक चीज़ को जिस शालीनता से कहें तो लगता है कि गाली भी कोई दे तो उसको लोग कहते हैं कि भाई अपशब्द कहे, लेकिन उसने बड़ी इज्जत के साथ कहते हैं। भोपाल में एक जुमला चलता है, यहाँ के लोग गाली भी बड़े सम्मान से देते हैं, वो आप लगा के बोलते हैं। तो अगर आप गाली भी बके किसी को और सम्मान से कहें तो वो थोड़ा सा स्वीकार करता है, या उसको जिसे कहते हैं ना कि अपमान भी जितना महसूस करेंगे उतना होगा, और शालीनता से करेंगे तो उसको सहन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संतोष वर्मा की बात थी, उसके बाद उन्होंने लगातार जो बयान दिए हैं, फिर उन्होंने कहा घर घर से संतोष निकलेगा। इसका मतलब कि वो अपनी बात पर अड़े हुए थे और उसको और ज़्यादा बिगाड़ने की बात कर रहे थे। एक तो होता कि गलती से बात कोई निकल गई, मैंने सुधार कर लिया। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ कोई बात कर रहा हूँ, गौरव जी आप या जयंत जी उसमें कह सकते हैं कि इसमें ये तथ्यात्मक गलती है, मैं उसको तत्काल सुधारूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उस पर अड़ जाऊंगा। संतोष वर्मा ने जो कहा वो उस पर अड़ रहे हैं, और उसके बाद वो जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं वो तो कतई उचित नहीं है एक प्रशासनिक अधिकारी या सामान्य व्यक्ति के नाते भी। अब उस पर सरकार फैसला करेगी, जो भी कार्रवाई हो राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे, लेकिन उनका जो बयान जो आचरण है वो मुझे लगता है कि सामाजिकता के नाम पर कहीं भी स्वीकार नहीं है। वो किसी वर्ग के बीच में बैठ के कहें अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कहेंगे तो वो दिक्कत में पड़ेंगे। आपकी राय? मीनाक्षी का बयान उसी बात पर है जिस बात को संतोष वर्मा ने कहा था, और उसी बात को मीनाक्षी जी कह रही है। वो आप हम सबको स्वीकार्य भी है और उसमें कटुता कम है। आपकी टिप्पणी? जी क्या हो रहा था कि पहले राजनीति में चल रहा था कि जातिगत समीकरण चल रहे थे, जैसा गौरव जी चर्चा कर रहे थे कि राजनीति में ही बंटवारा हुआ सीटों का आरक्षण होकर के। ये चीजें प्रशासनिक स्तर पर नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके प्रशासनिक स्तर पर ये मानसिकता बनने लगी कि हम किस जाति के, किस वर्ग के, किसका समर्थन करना है। तो ये चीजें देखिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत सिखाया जाता है कि भाषा संतुलित हो और समाज के हर वर्ग को स्वीकार्य हो, जी भाषा बोली जाए। जी, ये बिल्कुल सिखाया पढ़ाया जाता उनको। लेकिन हुआ क्या कि कुछ वर्षों से प्रशासनिक अधिकारियों के जो बयान है वो जातिगत आने लगे, और भड़काऊ जिसको कहते हैं कि भड़काऊ बयान आने लगे, और भड़काऊ बयान देने के बाद भी उनमें कोई शर्मिंदगी नहीं। शर्मिंदगी होने के साथ में वो न प्रशासन से डर रहे हैं, उच्च अधिकारियों से, न राजनीति से डर रहे हैं। इसके पीछे आप ये मान सकते हैं कि उनका जो जातिगत समीकरण है वो या तो उनको सपोर्ट कर रहा है या उनकी मनस्थिति को विचलित करके बैठा हुआ। वो विचलित है ऐसे लोग। आप दूसरा शब्द और ये समझिए कि जातिगत विक्षुब्ध लोग हो गए, जो प्रशासनिक
अधिकारी बन गए या प्रशासनिक उच्च पदों पे बैठ गए, ये सोचते हैं कि समाज में हम चूंकि ऊंचे पद पे बैठ गए हैं तो हमारा समाज या बाकी समाज भी हमारी सुनेगा, क्योंकि हम उच्च पद पर बैठे हैं और हमारी बात का कोई वजन होगा। लेकिन आप ये देखिए कि प्रशासनिक स्तर पर बोली गई बातें उतना ज्यादा महत्व नहीं रखती जितना सामाजिक मंचों पे सामाजिक लोगों द्वारा कही गई बातें महत्व रखती हैं। और लोग ये समझ गए बहुत अच्छी तरीके से कि राजनीतिक बहकावे में या राजनीतिक दलों के किसी तरह के समर्थन में ये प्रशासनिक अधिकारी मतलब किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस समाज में एक बिखराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं होती। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप उस जिम्मेदारी तक रहिए, आप समाज में मत उतरिए। आप तय करके आए हैं प्रशासनिक सेवाओं में जाना है तो आप प्रशासनिक सेवाओं की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप सामाजिक सेक्टर में कुछ अच्छी भूमिकाएं कर सकते हैं तो ये नौकरियां छोड़ दीजिए और सामाजिक सेक्टर में कोई उत्थान का काम कीजिए तो भला हो सकता है। बिल्कुल। ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं लोग, दोहरा चरित्र है। प्रशासनिक स्तर का चरित्र कुछ और है, सामाजिक चरित्र कुछ और है, राजनीतिक दोहन कुछ और है। इनकी अपेक्षाएं देखिए क्या हो रहा है, इनकी अपेक्षाएं राजनीति से भी जुड़ रही हैं। यदि इस तरीके की ये बयानबाजी करते हैं तो राजनीतिक या राजनेता जो भी है राजनीतिक दल इनको हाथों हाथ लेते हैं इनके बयानों को। तो इनको लगता है कि हम प्रशासनिक पदों पर बैठने के बावजूद भी हमारा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से स्तर बढ़ गया है। बिल्कुल। और ये स्तर बढ़ाने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। देखिए, कई बार मैं अपने से शुरू होता हूं। पत्रकारों को लगता है कि उनके राजनेता तो संबंध बहुत ज़्यादा हैं और उनको राजनीति की समझ ज़्यादा है, क्योंकि लोग लिहाज करके पत्रकारों की बात में बड़े बड़े नेता भी हाँ में हाँ मिला देते हैं कई बार। तो कई पत्रकारों को ऐसा लगता है कि वो अगर वो राजनीति में गए तो बहुत सफल हो जाएंगे। हमने ऐसे कई पत्रकार देखे हैं, अनेक पत्रकार देखे जो राजनीति में गए और बुरी तरह फ्लॉप हुए। ऐसे ही अधिकारी वर्ग पे जो लोग हैं उनको वो कुर्सी पर बैठे हैं, आम लोग या बाकी लोग कुर्सी की इज्जत करके हाँ में हाँ मिला रहे हैं और उनकी बात को कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो उनको लगता है कि वो जितने अधिकारी अच्छे हैं उतने ही वो राजनेता अच्छे हो सकते हैं। इसमें किसी भी वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, किसी दलित वर्ग की या आरक्षित वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। और संतोष वर्मा ऐसे हैं जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो राजनीति की तरफ जाएंगे और आपने कहा कि आपको लगता है तो इस्तीफा दीजिए और फिर आप राजनीति करिए। लेकिन अगर आपके मन में इस तरह का भाव है तो फिर आप उस पद पर बैठकर, अधिकारी के पद पर बैठकर फिर आप जनता के साथ कितना न्याय करेंगे? क्या आप जाति देखकर न्याय करेंगे? क्या आप निष्पक्ष होकर बात कर सकते हैं? तो वहाँ पर बैठकर आप जो बातें कर रहे हैं वो आपके दायित्व पर सवाल खड़े करती है, आपकी नीयत पर करती है सवाल। और फिर वो ये भी कहती है कि सरकार ने आपने जो काम दिया है उसमें आप गड़बड़ी कर रहे हैं। जयंत जी, यही गंभीर बात है कि अगर आपके भीतर कोई विचार पल रहा है तो आप जब तक प्रशासनिक सेवा में हैं तब तक आपको प्रशासनिक धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर उसके बारे में आप इस तरह की बातें सार्वजनिक करते हैं या आप अपने निर्णय में वो चीज़ लेकर आते हैं तो फिर ये सब चीज़ के साथ बेईमानी है। मुझे लगता है कि इस पर आपकी एक सटीक टिप्पणी की ज़रूरत है। राघवन जी, गौरव जी ने जो कहा वो ठीक से हम सुन नहीं पाए, लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम अगर व्यवस्था में हैं और अपने को जिम्मेदार महसूस करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि ऐसा बोलें जिससे कि समाज में कहीं भी विद्वेष न पैदा हो और उसके कारण कोई विक्षोभ या हिंसा नहीं भड़के। ये हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भेदभाव कहीं हो रहा है तो उस पर हम न बोलें, उसको उजागर न करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण है ये तो पिछले 25 नवंबर की बात है और उसके वीडियो अब तक जो है टुकड़ों टुकड़ों में रिलीज़ हो रहे हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूरा एजेंडा ड्रिवन कार्यक्रम है और जिसके लिए कहीं ना कहीं से फंडिंग भी हो रही है और उसमें मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा जो प्रकरण है इसको ठीक से अगर इस समस्या को समझना है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बहुत महत्वपूर्ण किताब है जाति प्रथा, उसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हम सब के दिमाग के जाले साफ हो सकते हैं। लोहिया ने कहा कि इस देश में हर कोई जो मानता है कि कोई ना कोई उसके नीचे है वो अपने आप को श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त होता है और यही एक जिसको ब्राह्मणिकल ऑर्डर या ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसको उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहा है, न कि किसी जाति के संदर्भ में। और संविधान में तो जाति का उल्लेख भी नहीं है, वर्ग का उल्लेख है। तो हमें उस हिसाब से अपना मानस बनाना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण या पंडित इसका संबंध ज्ञान से ज़्यादा है, जाति से नहीं है। हमने सब जानते हैं कि पंडित
हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, क्योंकि वो बांसुरी वादन में श्रेष्ठतम थे। इसके बाद अगर जो आपने बात का, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमारे अगर हम प्राचीन काल में जाएं, पुराणों की बात करें, तो वाल्मीकि जी किस वर्ष से आते थे? हमने उनको ऋषि का दर्जा दिया है। और वाल्मीकि के अलावा हम और अगर दूसरी बात करें, वेद के रचयिता कौन है? वेदव्यास। उनकी माँ कौन है? तो सवाल ये नहीं है, हम वो जो आपने कहा कि कुछ एजेंडा है, इसको हम मान सकते हैं एजेंडा। अब इसके लिए फिर हमको जाना पड़ेगा इतिहास में, और फिर 800 साल पहले और 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा, फिर अंग्रेज काल में आना पड़ेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन भारतीय समाज में इस तरह की विद्रूपताएं कम रही हैं। अब उस समय उनको उजागर किया जा रहा है, और वो भी बहुत ही घृणित तरीके से। उसमें चाहे संतोष वर्मा हो या कोई दूसरे लोग हो, समाज की समरसता को अगर आप बिगाड़ते हैं तो फिर आपको सरकार के प्रशासनिक पद पर नैतिक रूप से रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। फिर आपको इस्तीफा देकर, जैसा राहुल जी कह रहे थे, आपको नौकरी छोड़नी चाहिए और इसी काम में लगना चाहिए। दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि आप नौकरी में आईएएस के मजे भी लें और फिर समाज को बांटने का अपराध भी करें। गौरव जी, आपकी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, देखिए, आप इंजीनियरिंग दिग्विजय सिंह जी ने अपनाई। आपकी आवाज फिर थोड़ी सी दिक्कत में आ रही, थोड़ी सी कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही गौरव जी। या तो माइक जो आपका है वो उसका तार वार गड़बड़ है। जी जी हाँ, बोलिए। आप कुछ आवाज आई, खरखर की आवाज आ रही, मतलब आपका साउंड आएगा इधर जी। तो जो दिग्विजय सिंह ने किया वो दलित एजेंडा सोशल इंजीनियरिंग के तहत किया था। फिर आप देखिए, उसके बाद शिवराज जी ने भी माइका लाल कहकर अपने वोटों का गणित साधने की कोशिश की। आज वर्तमान दौर में अगर हम बात करें तो आप देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यादव वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों की थोड़ी पूछ परछ बढ़ गई है। इसी प्रकार आप प्रशासनिक तौर पर भी देख लें, जैन समाज के भी प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की थोड़ी पूछ परछ बढ़ी, एकदम से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पूछ परछ बढ़ी। तो ऐसे दौर में जब अधिकारियों को कर्मचारियों को जातिगत आधार पर संरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, तो इस तरीके के बयान सामने आते। अब आप देखिए कि अजात सपाट या सजात जैसे संगठन होना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। चलिए, दिग्विजय सिंह जी ने उस समय बनवा दिया होगा अजात संगठन, तो आज की सरकारें या वर्तमान जो सरकारें 22 साल 23 साल हो गए हैं सरकार बदले हुए, तो नहीं इन जैसे संगठनों को खत्म किया गया? क्यों आखिर इस तरीके के संगठन प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें इस तरीके की विवादित बयान आते हैं सामने? इस व्यवस्था को सुधारने के लिए इन जैसे संगठनों को, जातिगत आधार पर जो संगठन तैयार हुए, उनको खत्म करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और बयान को मैं फिर कह रहा हूँ कि सामाजिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर वो उचित हो सकता है, लेकिन इसे अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए तो ये अनुचित बयान होगा। चाहे फिर संतोष वर्मा ने जिस भाषा में दिया हो या मीनाक्षी सिंह ने सॉफ्ट लहजे में जाकर ये बात कही। आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन हम अगर दोनों को एक ही पढ़ने में रखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर सॉफ्ट और एग्रेसिव या जो धूर्तता है उसमें फर्क तो करना पड़ेगा। दोनों को एक पढ़ने में करेंगे तो मीनाक्षी सिंह के साथ थोड़ा सा अन्याय होगा, क्योंकि एक आदमी बदतमीज से एक बात बोल रहा है और एक आदमी उसको शालीनता से बोल रहा है। ये फर्क तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने बात कही कि जातिगत आधार पर जो संगठन बने हैं उनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये वैमनस्य फैला रहा है। मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा अपनी तरफ से अंतिम, कि ये बहुत स्वाभाविक है कि डॉक्टर मोहन यादव के आसपास यादव जुटेंगे, क्योंकि जाहिर है कि अगर कोई यादव को दिक्कत होगी तो वो मोहन यादव की तरफ जाएगा। अगर किसी पंडित जी को दिक्कत होगी तो वो फिर गौरव चतुर्वेदी या राहुल जी की तरफ जाएंगे। यदि किसी राजपूत या छत्री को दिक्कत होगी तो वो मेरे तरफ आएगा, क्योंकि वो जानेंगे कि भाई ये मेरी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं है। सवाल है कि हमारे पास जो भी आ रहा है हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे साथ का आदमी अन्यायी है तो फिर हम उसके साथ न्याय नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि आप गलत रास्ते पर हैं, आपको ये दंड भुगतना पड़ेगा। पत्रकारों में भी कई पत्रकार साथी गलती करते हैं तो हम उनके साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि ये आना स्वाभाविक है, लेकिन निर्णय करना तो हमारे विवेक पर है। अगर यादव जी के पास कोई यादव आता है और वो गलती कर रहा है तो विवेक के हिसाब से तो उसको दंड मिलना चाहिए।
वो तब दिक्कत की बात है जब वो गलत आदमी का पक्ष करे। मुझे लगता है कि जो जहां जिस जाति का उसके पास उस जाति के लोग जाएंगे और ये बहुत नेचुरल है। राहुल जी, आपकी राय? आईएएस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों में कुछ वर्षों से ये ट्रेंड सा चल गया है, जब तक वो पद पे रहेंगे या पद पे हैं भी तो भी जी, कोई सही बात नहीं करेंगे, बात ऐसी करेंगे जो उनके समाज या जाति को लेकर के चल रही है। मेरा कहना यह है कि जब इन पदों पे जो लोग नियुक्त होते हैं उनकी आचरण संहिता बिल्कुल तय होती है कि उनको किस तरीके से काम करना है, बिल्कुल। सिखाया पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। सरकार को भी ये पता है कि ऐसे लोग एक मानसिक रूप से कुंठा लेकर के ये अपने ही जाति में नहीं, अपने ही वर्ग में नहीं, बल्कि वो पूरे समाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण ये है कि इन लोगों के बयानों से, प्रशासनिक अधिकारियों को जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उससे जो अगली आने वाली पीढ़ी है उसको भी ऐसा लगता है कि क्या इन पदों पर जाकर के भी इस तरीके की चीजें हमको प्रस्तुत करना पड़ेंगी। तो आप ये देखिए, एक मनोबल गिरता है। एक पदों को, इन पदों को राहुल इतना जी, गरिमापूर्ण बनाया गया राहुल जी, इसी में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, जी। एक बात जोड़ना चाहता हूं, आपकी अनुमति हो, कि देखिए वो जो भी विशालापन फैला रहे हैं, जो जहर फैला रहे हैं, वो सरकार के ओहदे पर फैला रहे हैं, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, सरकार से सुविधा ले रहे हैं, और जिस प्रजा के लिए वो नियुक्त किए गए हैं उसी प्रजा में जहर घोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक अपराध है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी, आपने कहा कि उनकी पूरी एक बाकायदा वो होती है, नियम कायदे कानून होते हैं, उस पर अगर वो कदाचरण कर रहे हैं तो ये कदाचरण की श्रेणी में आएगा। कोई भी हो, संतोष वर्मा की बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी बात करेगा तो उससे नौकरी में रहने का मुझे लगता है कि नैतिक अधिकार तो नहीं होता है। अब आप जल्दी से बात करें पूरी। राघवेंद्र जी, सीधा सीधी बात है कि यदि अपने जातिगत एजेंडे को लेकर के ये प्रशासनिक सेवा में आए तो ये कुंठित है। इन लोगों को सरकार के साथ मतलब नौकरी करने का तो कोई अधिकार नहीं है, और यदि सरकार के हिस्से में आता हो कि इनको यदि कोई कार्रवाई की जा सके तो ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एजेंडा चला रहे हैं। बिल्कुल। और ये प्रशासनिक पद पर बैठकर के लाभ ले रहे हैं और एजेंडा अपने परिवार, अपने जाति का चला रहे हैं या अपने वर्ग या समाज का चला रहे हैं। तो इनका पद जो समाज उसके उनके लिए नहीं है, ये जनहित का काम है, एकदम जन सेवा का काम है, राष्ट्र हित का काम है, राष्ट्र सेवा का काम है, इसलिए आए हैं ये लोग। बिल्कुल। ऐसे लोग इस तरीके की आपकी बात से तो जो आईएएस आईपीएस बनने का लोगों का मोह टूट जाएगा बच्चों का। एक बात और है, दरअसल जो अधिकारी हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं और सर्वाधिक नुकसान वो अपनी उस बिरादरी का, उस वर्ग का करते हैं जिस वर्ग से वो आते हैं। उनके ही वर्ग के दूसरे लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेते हैं, जबकि कायदा ये कहता है कि यदि आप समाज के शुभचिंतक हैं, नियम कायदे को मानते हैं, क्रीमी लेयर में आ गए हैं, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए और उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो लेते हैं और अपने ही समाज के व्यक्ति को लाभ नहीं लेने देते, चाहे प्रशासनिक सेवा की बात हो, नौकरी की बात हो या राजनीति की बात हो। राजनीति में भी जैन जी, कोई कमजोर वर्ग का लीडर है, वो अपने कमजोर वर्ग के किसी कार्यकर्ता को नेता नहीं बनने देता, और कमजोर वर्ग का जो अधिकारी है, आप देखिए कि वो अपने कमजोर वर्ग के कर्मचारियों को या व्यक्तियों को नौकरी में कम आने देता है, खुद ही सब लाभ लेता है। तो मुझे लगता है कि ये उस पद पर बैठकर अपनी वर्ग के साथ भी अन्याय करते हैं और प्रशासनिक सेवा के नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और समाज में समरसता को खत्म करके विषैलापन फैलाते हैं। और ऐसे में बात एक ही है, जो संतोष वर्मा ने बात की है वही मीनाक्षी कह रही हैं, लेकिन उनकी बात को लोग थोड़ा सा ठीक मान रहे हैं और संतोष वर्मा की बात पर लोग भड़क रहे हैं। आपकी छोटी टिप्पणी कुछ गौरव जी आप कहना चाह रहा, मुझे लगता है नहीं जी। जैन जी आपके। राघवेंद्र जी, मुझे भी लगता है कि जातिगत आधार पर जितने भी संगठन हैं उन सबको समाप्त करने की कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि राजनीति में, चुनाव में या किसी भी और क्षेत्र में जो जातिगत ध्रुवीकरण है जी, उसको कैसे रोका जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब जाति तोड़ो आंदोलन चलाया तब उनके साथ सब सामान्य वर्ग के लोग आए थे और वहाँ तो कोई नफरत नहीं पैदा हुई थी, लेकिन ये 1990 के दशक में नफरत का वातावरण बना है और ये जातिगत ध्रुवीकरण खत्म होना चाहिए किसी, और उस दिशा में व्यवस्था को कुछ ना कुछ चेष्टा करनी चाहिए। देखिए, जातिगत जो वैमनस्य है, गौरव जी ने जो कहा, वो चाहते तो टिप्पणी कठोर कर सकते थे, लेकिन कई बार हम ही लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं जो जातिगत वैमनस्य फैला रहा है। इसलिए नहीं कि कोई हम उनके पक्ष में है, बल्कि हम चाहते हैं कि उनको संरक्षण मिले, उनसे गलती हुई तो हम ये जानकर कि वो दूसरे वर्ग के हैं, लेकिन अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको सजाए, फांसी ना हो। हम कहते हैं कि ठीक है, गलती हो गई है
और उसमें सुधार की जरूरत है। तो ये जो आपने लोहिया जी का जिक्र किया है कि जब लोहिया जी ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया तो उसमें सवर्ण या जो अच्छी जाति श्रेष्ठी जन है वो भी उसमें शामिल हुए। तो हमारे यहाँ तो ये समरसता की बात है, लेकिन कभी कभी इस तरह के लोग आते हैं जो समाज को थोड़ा सा गंदा करते हैं। लोग कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन कई मछलियाँ भी तालाब को गंदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें गौरव जी हैं, उसमें राहुल जी हैं, उसमें जयंत जी हैं। और जब ये सब लोग रहेंगे तो फिर हमें लगता है कि इस पर गंदगी फैलाने वाले भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर इस पर कोई टिप्पणी गौरव जी आप करना चाहते हैं तो जरूर छोटी सी करें। तरीके से टिकटों का वितरण हो या पदों की बंदर बांट हो, जी। इसको रोकना चाहिए तो मुझे लगता है। और ये सामाजिक जातिगत जो प्रशासनिक संगठन है, सबसे पहले इनको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। और पूरे सिस्टम को एक बराबरी के लहजे के साथ अगर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, संतोष वर्मा के बयान के बाद अगर ये बात उठती है और सरकार की समझ में आती है तो हमें लगता है कि संतोष वर्मा भी बधाई के पात्र होंगे कि उनके एक वक्तव्य से जो जातिगत आधार पर कर्मचारियों के अधिकारियों के संगठन बन गए हैं वो कम से कम समाप्त होंगे। और इस तरह की जो खुलेआम सामाजिक वैमनस्य और विषेरापन फैलाने की बात होती, कम से कम वो रुकेगी। अगर ऐसा होता है तो हम सब संतोष वर्मा को धन्यवाद देंगे कि उनकी एक बात से इतना बड़ा सुधार हुआ। समय समाप्त हो रहा है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगा। गौरव जी आपका साधुवाद, रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, और जयंत जी आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।